वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 जो है साइंस का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, उसका कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। ठीक है। इस चैप्टर में जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो सारा क्वेश्चन का ये मैं कंप्लीट एक पीडीएफ बनाया हूँ। और बस आपको इस वीडियो में इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सब सारा इसमें मिल जाएगा। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमारे आसपास के पदार्थ में क्या क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें जो है सिर्फ ये क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस है, आपको ऑप्शन मिलेगा, चूज़ कर लेना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन पदार्थ है। ऑप्शन देखिए, स्नेह है, गंध है, घृणा है, वायु है। तो देखिए, इसमें से वायु पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, वायु क्या है, वायु गैसों का मिश्रण है। ठीक है, तो वो ये पदार्थ है। पदार्थ का हमारे आसपास हर एक चीज़ जिसको हम लोग देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, ये सब जो भी चीज़ है ये सबको ही पदार्थ कहते हैं। ठीक है। सेकंड देखिए, निम्न में कौन पदार्थ है। एक और क्वेश्चन है इससे। ऑप्शन है देखिए, कुर्सी, विचार, शीत और गंध। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कुर्सी। कुर्सी एक पदार्थ है, लकड़ी का बनता है। विचार क्या है, विचार हमारी मन की भावना है। शीत और गंध ये सब क्या है, महसूस कर सकते हैं हम लोग। कुर्सी एक पदार्थ हो गया। उसके बाद थर्ड है आपका, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। अब बताना है कि कौन पदार्थ नहीं है। देखिए ऑप्शन है हवा, जल, स्नेह और भोजन। तो देखिए इसमें से पदार्थ नहीं है तो ये स्नेह हो जाएगा। स्नेह भी क्या है, मन की भावना है। तो ये सब थर्ड नंबर जो है स्नेह, ये पदार्थ नहीं है। बाकी ये सब हवा, जल, भोजन ये सब तो पदार्थ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। ठीक है, विसरण समझिएगा क्या होता है कि जब जैसे देखिए हम लोग सपोज दैट किसी चीज़ को गर्म करते हैं, खाना को गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद देखते हैं कि भाप के जैसा ऐसा उड़ते हुए जाता है ऊपर में, और ऊपर में जा करके ये सारा हमारा जो वायुमंडल है इसमें जाके मिक्स होने लगता है। तो ऊपर ये जो उड़ता है गैस या भाप जिसको कहेंगे, वही जो हवा में फैल जाना, उसी को हम लोग विसरण कहेंगे। तो देखिए उदाहरण के तौर पे यहाँ दिया हुआ है कि फर्स्ट है इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, दूसरा स्याही का पूरे पानी में फैलना, उसके बाद है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, और तीसरा चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फर्स्ट ही आंसर है इत्र के सुगंध का हवा में फैलना। ठीक है, यहाँ पे गर्म खाने का सुगंध भी हो सकता है, अगर ऑप्शन में देगा तो गर्म खाने का भी सुगंध हवा में फैलता है। क्वेश्चन इस टाइप से भी हो सकता है कि गर्म खाने की जो है सुगंध हवा में फैलती है, क्यों, किस कारण से, तो विसरण के कारण। ठीक है, फोर्थ का आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नांकित में द्रव्य में कौन निश्चित है। द्रव्य में क्या निश्चित हो जाएगा ये बताना है। जैसे द्रव्य, द्रव्य का आकार होता है, वेग होता है, घनत्व होता है, आयतन होता है। ये चारों में से आपको बताना है कि द्रव्य का क्या निश्चित है। आप लोगों को पता होगा कि पदार्थ का जो अवस्था है वो तीन ही होता है। पहला ठोस हो जाता है, ठीक है, उसके बाद द्रव हो जाता है, और तीसरा अवस्था जो है वो गैस हो जाता है। पदार्थ जो है यही तीन अवस्था में पाए जाते हैं। तो ठोस क्या है, ठोस होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है, घनत्व निश्चित होता है। और फिर उसी तरह द्रव्य में देखिए, द्रव्य का आकार नहीं होता है, वेग भी नहीं होता है, घनत्व मतलब ये सब निश्चित नहीं है। लेकिन आयतन जो है, आयतन जो होता है द्रव्य का वो निश्चित होता है। तो फिफ्थ का 4 नंबर आंसर होगा आयतन। अब आयतन से क्या समझिए कि सपोज दैट 1 लीटर पानी हम लोग बोतल में लिए, ठीक है, 1 लीटर पानी हम लोग इसके अंदर लिए हैं। इस 1 लीटर पानी को अगर हम किसी बड़े से कटोरे में डाल देते हैं, ठीक है, एक कटोरे में डाल देते हैं, तो क्या ये 1 लीटर पानी ज़्यादा हो जाएगा, नहीं ना, ये तो निश्चित रहेगा, 1 ही लीटर ही रहेगा। तो वही कहना है, आयतन जो है इसका निश्चित रहता है। सिक्स क्वेश्चन है, निम्नांकित में द्रव्य में कौन अनिश्चित है। तो द्रव्य में कौन अनिश्चित है, तो आकार इसका आंसर हो जाएगा। अब समझिएगा किस तरह से। देखिए जैसे कि मान लीजिए अभी बोतल में हम पानी रखें तो बोतल का आकार का हो गया पानी। अब बोतल का पानी को अगर हम ये कटोरी टाइप में रख दिए, कटोरा में रख दिए, तो कटोरा का आकार ले लेगा। ठीक है, उसी तरह अब इसमें अगर हम लोग इसमें बाल्टी में रख देते हैं या ग्लास में रख देते हैं तो ग्लास का आकार ले लेगा। तो इस तरह से द्रव्य का जो है आकार अनिश्चित होता है। उसके बाद आते हैं 7 नंबर में, देखते हैं
किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? अणुओं की ऊर्जा किसमें अधिकतम होता है? तो गैस में, ठीक है। ठोस और द्रव में जो है अणुओं की ऊर्जा जो होती है वो कम गतिशील होती है, तो गैस में ये आपकी अणुओं की ऊर्जा जो है अधिकतम रहेगी। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? ठीक है, सबसे कम, तो सबसे कम ठोस में। आप इसका आंसर फर्स्ट लिख लीजिएगा। जैसा ही बताया, ठोस जो होता है, ठोस में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होगी, और द्रव्य में मतलब बीच बीच का, ना सबसे ज़्यादा कम ना सबसे ज़्यादा है, ना कम है ना ज़्यादा है, और गैस में जो होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो 8 नंबर का आंसर आप फर्स्ट वाला लिख लीजिए। उसके बाद देखिए, पदार्थ की किस अवस्था में आंतरिक, एक मिनट, हाँ, पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलतम होती है? ठीक है, तो देखिए, ठोस में, ठोस में जो है ना अंतरानुक बल पदार्थ का ये प्रबलतम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए 10 नंबर, निम्न में किस में कणों की अधिकतम गति होती है? कण जो है सबसे ज़्यादा गति करता है किस चीज़ में? ठोस में, द्रव में, गैस में, किस में करता है? तो देखिए, कणों का सबसे अधिकतम गति गैस में होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान के चलिए, एक, मान लीजिए हम ही लोग हैं, हम लोग ठोस में गति तो नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे ठोस में गति। अगर द्रव में गति करने का बात हो, द्रव में अगर गति करना हो, यानी पानी में जब आप तैरते हैं तो थोड़ा सा कठिन लगता है, आगे बढ़ने में थोड़ा कठिन होता है, लेकिन वही गैस में हम लोग आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वही बतलाना है, कणों की अधिकतम गति जो गैस में होती है। आगे देखिए, जल का क्वथनांक है, जल का क्वथनांक कितना होता है ये बताना है। तो जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, दो तीन चीज़ मैं बता दूं। देखिए, पॉइंट 1 है, हम लोग क्या बोलेंगे, एस आई यूनिट। ठीक है, एस आई यूनिट, हर एक चीज़ का एक एस आई यूनिट है, एक मूल मात्रक है। एस आई का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड यूनिट भी होता है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, तो एस आई यूनिट जो है, इसमें क्या कहना है कि जैसे डिग्री सेल्सियस, जहाँ डिग्री सेल्सियस से हम लोग क्या मेजरमेंट करते हैं? डिग्री सेल्सियस हम लोग को तापमान बताता है, ठीक है, टेम्परेचर बताता है। और केल्विन जो है, केल्विन, के से केल्विन, केल्विन भी हम लोगों को तापमान ही बताता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग इंडिया में डिग्री सेल्सियस का मतलब डिग्री सेल्सियस बोलिए, सेंटीग्रेड का यूज़ करते हैं तापमान का मेजरमेंट के लिए, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड में ये केल्विन मात्रक है जिसे मतलब मेज़र किया जाता है, तापमान को मापा जाता है। तो इसी से संबंधित देखिए आपका क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, यानी शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है ये बताना है। तो ये आपको एकदम नोट करके रखना है, याद करके रखना है। शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो 373 केल्विन होता है। ठीक है, तो यहाँ केल्विन में दिया हुआ है, इसीलिए केल्विन में रखते हैं हम लोग। आगे देखिए, फिर बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक है, ठीक है, मतलब बर्फ कब पिघलने लगता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में भी और केल्विन में भी। तो देखिए हम लोग को ये लेना है डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ पिघलने लगेगा। ठीक है, जैसे बर्फ जमा हुआ है, अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तो बर्फ धीरे धीरे पिघलना चालू हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बर्फ का गलनांक होता है, बर्फ का गलनांक, अच्छा, केल्विन में 273 केल्विन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है, एक बार दे दिया ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में और एक बार ऑप्शन है केल्विन में। तो एक चीज़ समझ लीजिए, 273 केल्विन का बराबर मतलब हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 273 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों को आप याद रखिएगा, ऑप्शन किसी तरह भी एग्जाम में दिया जा सकता है। उसके बाद है 300 केल्विन तापक्रम बराबर है। 300 केल्विन किसके बराबर हो जाएगा? तो देखिए ये आपका बन जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बर्फ का गलनांक है, तो बर्फ का गलनांक कितना होता है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 373 केल्विन।
तो देखिए बर्फ़ जो गलनांक का मतलब गलता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे गलता है। और यही सेम यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें केल्विन में ऑप्शन दिया हुआ है, 270 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 273 केल्विन, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसी को चूज़ करना है। बट रियल में जो बर्फ़ का गलनांक है वो 273.15 केल्विन है। ठीक है, 273.15 केल्विन में ही बर्फ़ गलता है। अब यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बर्फ 300 केल्विन तापक्रम बराबर है, किसके बराबर है। आपको एक फार्मूला बता देते हैं कि अगर आपको केल्विन निकालना है, तापमान को केल्विन में निकालना है, तो आपको क्या करना है, ये 273, ठीक है, 273 में जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिए 273 में आपको जितना दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, उसमें बस ये ऐड कर देना है। मान के चलिए इस तरह से समझते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होगा। ठीक है, कितना केल्विन होगा ये नहीं जानते तो केल्विन के बराबर लिख देना 273 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 283। तो 283 केल्विन हो जाएगा। समझ गए, मतलब आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो सिर्फ 273 जोड़ देंगे, और अगर जस्ट इसका उल्टा केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटा देंगे, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 300 केल्विन तापक्रम बराबर है, किसके बराबर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 273 में 300 मतलब 300 में 273 को घटा देना है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 27 बचेगा, तो 27, तो ये 27 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, तो फिर देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, 573 केल्विन बराबर, ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस होगा, तो 573 में करना क्या है हम लोगों को, सिर्फ 273 घटा देना है। तो इसको घटाएंगे तो हम लोगों को 300 मिलेगा, यानी 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 16 का थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 17 नंबर में, 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो वही बताएं 25 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें आप जोड़ दीजिए 273, 273 जोड़िए, देखिए क्या आ जाएगा, 5 3 8 हो गया, 7 2 9, 298। ठीक है, 298 केल्विन। तो देखिए 17 का आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। उसके बाद 18 में देखिए 373 डिग्री सेल्सियस, 373 डिग्री सेल्सियस प्लस 373 डिग्री सेल्सियस प्लस इसमें क्या कर देंगे हम लोग, 273 है ना, 273 को जोड़ देंगे, 273 को जोड़ देंगे तो 3 3 6 7 7 14, हाथ में 3 2 5 1 6, 646 केल्विन आता है। तो देखिए सेकंड ऑप्शन है 646 केल्विन, तो 18 नंबर का 2 आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है। तो देखिए हम लोग पहले ही इस क्वेश्चन को चर्चा कर चुके हैं, विसरण के कारण, विसरण के कारण फैलती है। फिर 20 क्वेश्चन है, 0 डिग्री पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। मतलब 0 डिग्री पे यहाँ पे भौतिक अवस्था ठोस का है, ठीक है, एकदम 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इससे तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा, अगर थोड़ा सा सिर्फ बदलता है तो वो तुरंत तरल में यानी द्रव में बदल सकता है। उसके बाद 21 है, कप की अपेक्षा प्लेट में चाय का तापमान होता है, क्या होता है, तो कम होता है। ठीक है, कप की अपेक्षा प्लेट में, क्यों, देखिए ऐसे अगर ये कप है, देखिएगा मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, और ये एक प्लेट है सपोज दैट, है ना, ये कप है, कप में कोई चाय है, और यहाँ प्लेट, उसी चाय को अगर हम प्लेट में ढाल देते हैं तो कम हो जाता है इसका तापमान। क्यों, सिंपल सा चीज़ है कि इसमें तो क्या था ना, एक जगह जमा हुआ था, तो यहाँ ज़्यादा गर्म था, यहाँ आया तो ये फैल गया, तो फैलने के कारण क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो 21 का 2 आंसर हो जाएगा। 22 में देखिए 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। देखिए 250 डिग्री सेल्सियस का तापमान अगर जाता है 250, तो यहाँ पे जो जल का जो अवस्था है वो क्या, भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो अवस्था इसका गैसीय अवस्था हो जाएगा। तो 22 का 3 नंबर चूज कर लीजिएगा, गैसीय अवस्था। आगे देखते हैं हम लोग, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा। ठीक है, तो पढ़े होंगे आप लोग जल चक्र में क्या होता है, अगर नदी तालाब किसी चीज़ से पानी जो है वाष्प बन के उड़ते जाता है, और गैस ऊपर जा कर के फिर वो बादल बन गया, तो वही जो बादल बन जाता है फिर पानी बरसता है, तो देखिए इसी को कहते हैं संघनन। तो गैस जब द्रव्य में बदलेगा तो उसको संघनन कहेंगे।
क्वेश्चन है कि ठोस से गैस में परिवर्तन, ठीक है, ठोस से अगर कोई चीज़ गैस में बदलता है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो ऊर्ध्वापातन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ठोस से गैस में संघनन का एक एग्जाम्पल भी हम दे देते हैं। जैसे कपूर जो होता है, कपूर ठोस अवस्था में होता है, आप इसको जम जलाइएगा तो ये तुरंत गैस बन करके उड़ जाता है, ठीक है, तो इसी को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। तो 25 देखिए, द्रव्य से वाष्प बनने की क्रिया कहलाती है। द्रव्य है तो द्रव्य अगर वाष्प बन जाता है तो वो प्रक्रिया वाष्पन कहलाएगा, ठीक है। इसका 25 का 3 नंबर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद 26 देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। 25 डिग्री सेल्सियस पे ठोस द्रव्य गैस है, तो देखिए ये द्रव्य में ही रहेगा। मतलब हम लोग का जो अभी नॉर्मल जो टेम्परेचर चल रहा है कितना रहता है, 25-30 के आसपास ही रहता है, तो जल जो है जल ही में रहता है, ठीक है, वो भाप भी नहीं बन रहा है ना जम रहा है। तो 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है। आगे देखिए क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। अगर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस चला गया तो फिर उस अवस्था में जल का जो है वाष्प बन जाएगा, ठीक है। तो फिर इसका 27 का वाष्प चूज कर लीजिएगा। आगे देखिए, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम, ठीक है, शुष्क बर्फ, ये याद रखिएगा आप। CO2 जो है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको हम लोग शुष्क बर्फ या फिर ड्राई आइस भी कहते हैं, ठीक है, ड्राई आइस। उसके बाद जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होगा, यह ऊष्मा अवशोषित करती है, नहीं। यह ऊष्मा उत्सर्जित करती, तो नहीं। उसका ताप बढ़ जाता है, नहीं। देखिए तो क्या होगा, उसका ताप घट जाता है। वाष्प जब संघनित होने लगेगा, धीरे धीरे ये वाष्प ऊपर जा करके बादल बनने लगेगा, संघनित होने लगेगा, तो इसका तापमान धीरे धीरे घटने लगता है, ये ठंडा होने लगता है, तभी ये पानी बन के गिर जाता है। अब सिंपल वो प्रैक्टिकल सुने ही होंगे कि अगर हम लोग कोई बर्तन में पानी को गर्म करें और ऊपर से प्लेट से ढक कर दें, आधा ढपिएगा तो देखिए ये पानी ऐसे ऐसे जमा होते जाएगा। आधा या पूरा आप ढक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पानी ऊपर जमा हो जाएगा। जैसा ही आप ये प्लेट को हटा दीजिएगा दूसरे तरफ, तो देखिए उससे बूंद बूंद करके पानी गिरने लगेगा ठंडा होने के कारण, ठीक है। आगे देखिए, निम्नांकित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। तो ये तो भाई शुरू से आप लोगों को पता है, सूती कपड़ा आरामदेह होता है। हाँ, आप लोगों को कमेंट करना है कि क्यों सूती कपड़ा गर्मियों के समय में आरामदेह होता है, ये आप लोगों को बताना है कमेंट में। आगे देखिए क्वेश्चन है 31, निम्न में किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है, ठीक है। गर्मियों में जो घड़ा का जल हम लोग पीते हैं तो किस कारण से वो ठंडा रहता है। तो देखिए इसका प्रक्रिया है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण घड़ा का जो जल होता है वो ठंडा होता है। उसके बाद देखिए ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए आपको बताए ही थे, ताप का जो एसआई मात्रक है वो केल्विन है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट जो है ना ये तापमान का, वो केल्विन है। उसके बाद गुप्त ऊष्मा का मात्रक, आपको गुप्त ऊष्मा का मात्रक बताना है, तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम। उसके बाद निम्न में सबसे अधिक संपीड़िय कौन है। तो सबसे अधिक संपीड़िय जो होता है वो गैस होता है, ठीक है। अब एक चीज़ है, संपीड़िय का मतलब आप थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये एक सिरिंज है, ठीक है, डॉक्टर जो इंजेक्शन देते हैं ऐसा एक सिरिंज है, ऐसा ही होता है ना, हाँ, कुछ लगभग ऐसा रहता है एक सिरिंज। और उसके ऊपर क्या ऐसा ऐसा एक बना हुआ रहता है, इससे प्रेशर दबाया जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इसको दबाते हैं, इसको दबाते हैं, तो इधर मान लीजिए पानी भरा हुआ है तो पानी निकल गया, मतलब दवा भरा हुआ रहता है तो दवा निकल गया, ये द्रव्य है निकल गया। अगर इसके अंदर ठोस भरेंगे तो निकलेगा, तो नहीं निकलेगा, ठोस रहेगा तो ये दबेगा ही नहीं। अगर इसमें द्रव्य है तब निकल जाएगा, तो वो थोड़ा सा स्लो 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 निकलेगा। लेकिन अगर इसमें एयर भर दिया जाए दबाएं तो तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को समझना है। तो सबसे अधिक संपीड़िय जो है वो गैस होता है, वो मतलब ज़्यादा दबता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, 35 नंबर क्वेश्चन है, एक कैलोरी बराबर होता है, एक कैलोरी जो होता है वो 4.18 जूल के बराबर होता है, ठीक है, 4.18 जूल, ठीक है। उसके बाद 36 में देखिए, बर्फ के गलने की गुप्त ऊष्मा होती है। बर्फ का गलने का गुप्त ऊष्मा है 335 किलो जूल पर केजी, ठीक है, 335 किलो जूल पर केजी।
नोट कर लीजिएगा। 37 में द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। तो द्रव्य जो है वाष्प बनता है उसका गुप्त ऊष्मा कितना होता है, तो 2000 या बोलेंगे 2260 किलो जूल पर केजी, है ना, 2260 किलो जूल पर केजी होता है। उसके बाद एक और चीज़ है कि कौन तीव्रतर विसरित होता है, तो गैस हो जाता है आपका। इसका आंसर चूज कर लीजिएगा गैस 38 का। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ठीक है, तो आंसर तो है इसका जल। आप लोग पढ़े भी होंगे। जल एकमात्र ऐसा चीज़ है जो आपका, इसको हम चाहें तो बर्फ बना दें तो ठोस बन गया, जल अवस्था में है तो ये द्रव्य ही है, उसके बाद वाष्प भी बन जाता है। ठीक है, तो ये जल ही है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, इसके अलावा दूसरा और कोई चीज़ फिलहाल तो नहीं है। उसके बाद है पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणु बल प्रबलतम होता है, तो किस अवस्था में, तो ठोस में। ठीक है, उसका निम्न में सबसे कम घनत्व किसका है? सबसे कम घनत्व ऑप्शन है पानी है, लोहा है, शहद है, रुई है। तो रुई का जो है घनत्व जो होता है सबसे कम होता है। ठीक है, वो देखिएगा दबाइएगा आसानी से दब जाएगा। उसके बाद आगे है जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो आपका जल्दी से दबेगा नहीं। आगे का हाँ 42 नंबर में देख लेते हैं हम लोग कि वह कौन सा ताप है जिस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री और सेल्सियस दोनों थर्मामीटर एक ही पठन बोलते हैं। मतलब आपको बताना है किस समय फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस तीनों, मतलब दोनों जो है वो बराबर हो। तो देखिए -40 फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस जो है आपको थर्मामीटर पे इतना ही इक्वल ही बताएगा दोनों। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, आज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट में है तो, और अगर वही क्वेश्चन बन जाता है डिग्री सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस एक स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है। अभी देखे होंगे कोविड चल रहा है तो उन लोगों के पास क्या एक स्कैनर जैसा, मतलब एक है गन के जैसा दिखता है ना, ये क्या करता है आपके बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करता है। तो टेम्परेचर को क्या मेज़र करता है हम लोग कि 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बताया तो मतलब गड़बड़ है इसको। 37 से कम है, ठीक है, 37 से तो कम रहेगा नहीं क्योंकि 37 होता ही है जनरली सबका, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है बॉडी का। तो वही जिसका अगर ज़्यादा हो गया बहुत ज़्यादा तो मे भी वो बीमार है। ठीक है, उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन में है कि 1 डिग्री सेल्सियस और 1 फ़ारेनहाइट में कौन बड़ा है? 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में कौन बड़ा है? तो देखिए इसमें आपका क्लियर ही है, 1 डिग्री सेल्सियस है और 1 फ़ारेनहाइट है तो आपका डिग्री सेल्सियस का ही पार्ट बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस जो है आपका कितना होता है, 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, ये यूनिट को याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ 45 क्वेश्चन था जिसको मैंने करवाया है। अब उसके बाद देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट एसआई यूनिट है जिसको मैं अभी बता देता हूँ, उस एसआई यूनिट को आप लोग ज़रूर नोट कर लेंगे। देख लेते हैं हम लोग उसको भी। देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ मापने योग्य राशियाँ और उनके मात्रक जिन्हें हमें ज्ञान होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कुछ, इसको देख लेते हैं। देखिए राशि है तापमान, तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, और प्रतीक क्या है, के का मतलब केल्विन। फिर लंबाई, लंबाई को हम लोग किस चीज़ में मापते हैं, उसका मात्रक क्या है, मीटर। ठीक है, और उसका प्रतीक होता है एम, एम से मीटर। संहिता, सहती, सहती का मात्रक जो है वो किलोग्राम है। ठीक है, और इसका प्रतीक केजी। भार, भार का जो मात्रक है वो न्यूटन है, और इसका सिंबल क्या है, मतलब प्रतीक एन। उसके बाद आयतन, आयतन का मात्रक घन मीटर है और उसका प्रतीक क्या है, एम पे पावर 3। ठीक है, या फिर इसको हम लोग चाहें तो कह सकते हैं क्यूबिक मीटर। फिर घनत्व, घनत्व का जो है किलोग्राम प्रति घन मीटर है, केजी मीटर क्यूबिक मीटर। ठीक है, केजी क्यूबिक मीटर। फिर एक है आपका ये दाब का, दाब का एसआई मात्रक पास्कल है और प्रतीक है पीए। ठीक है, तो इस तरह से साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर था आज
फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं। इसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक शॉर्ट में आपको कंप्लीट पूरा समझिए, बुक से समराइज करके निकाला हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आता है, वो मैंने आज सारा कंप्लीट करवा दिया है। कुछ मॉडल सेट का भी प्रैक्टिस मैंने करवाया है, आप चाहे तो मॉडल सेट का प्रैक्टिस की भी देख लेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सारा मॉडल सेट का, तो आप वहाँ से मॉडल सेट में भी ज़रूर एक बार देख लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें। हाँ, मेरा एक छोटा सा बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। आप लोग पता होगा एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।